हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है और मैं पीछे भी प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करा चुका हूं। देखिए आज का क्वेश्चन जो जीके जीएस का होगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो अपनाया गया था कह देगा, यानी अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अगर अंगीकार किया गया था कब, अंगीकार के बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। यानी संविधान को अंगीकार कह देगा कि कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, 26 नवंबर को देख कर क्या ख्याल आया, तो 26 नवंबर को ही विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को ही विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। और क्या 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को दुग्ध दिवस यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा आया है, यानी संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 आगे का ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को मेरा देश यानी भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरा देश स्वतंत्र हुआ था। अब मामला देखिए, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त को पेपर में कई बार पूछा है, तो शुक्रवार का दिन था। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। यानी भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, तो विधायिका के अधीनस्थ है। किसका, विधायिका के अधीनस्थ है। विधायिका के अधीन है या अधीनस्थ है। अब विधायिका का क्या काम है सर, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है, तो बने हुए कानून को उसको इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना। और सांसद का क्या काम है सर, तो कानून को बनाना, अर्थात कोई भी कानून बनाना किसका काम है, सांसद को। न्यायपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करवाना। विधायिका क्या करती है, ये भी कानून बनाती है। ठीक है। यानी राज्यसभा में विधायिका होती है, अगर केंद्र सरकार में बोला जाए तो लोकसभा होता है, अर्थात सांसद होती है। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन में है कि स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त,
ध्यान से देखिए, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1947 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अर्थात सर, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में जो है ना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और सर 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा है? तो उपासना, धर्म, विचार, विश्वास, कौन कौन सा? उपासना हो गया, धर्म हो गया, विचार हो गया, विश्वास हो गया। एक होता है विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, और स्वतंत्रता हो गया विचार, अभिव्यक्ति छूट रहा है ना, अभिव्यक्ति हो गया, अभिव्यक्ति। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सा? ये हमेशा पेपर में पूछता है, ठीक है। पहला कौन सा है? उपासना है, धर्म है, विचार है, विश्वास है, अभिव्यक्ति है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 3 प्रकार की न्याय, कौन कौन सा? 3 प्रकार की न्याय, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कई बार पेपर में पूछा गया है। अब कौन कौन सा सर न्याय? तो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। अच्छा सर, एक समानता पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त। कह रहा है कि कितने प्रकार की समानता? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सर? तो अवसर और प्रतिष्ठा, की समानता है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा पेपर में पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की। उपासना, धर्म, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अच्छा, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो कौन सा सर? तो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की गई है। इसमें देता है कि आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय नहीं है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में क्या चीज है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी मामला क्या है ना दोस्त, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। अच्छा सर ये तो बता दिए, अब इसमें मामला फंसता है कि पूछ देता है कि मौलिक कर्तव्यों को, अभी वर्तमान सीजीएल पेपर में पूछा है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछेगा ना गुरु, मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछेगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा सर ये तो बता दिया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अच्छा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ये भी जान गए। लेकिन सर बताइए कि किसके सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मामला ये है। तो देखो भाई ये बात है ना, तो देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। एक और चीज ध्यान से देखना मेरे यूट्यूबर भाई साहब, ध्यान से देखना कि जितना भी जोड़ा गया यानी संविधान में जितना भी जोड़ा गया पूछ देगा ना, तो सब 42वां संविधान संशोधन 1976 मार के आना सही होगा। और जितना हटाया गया यानी संविधान में से जितना चीज हटाया गया, ये सारा चीज अगर पूछेगा ना तो समझ जाना कि 76वां है ना, 76वां में जोड़ा गया। 78वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा सारा चीज को हटाया गया। यानी जितना हटाने वाला आएगा ना तो सब कौन सा 76वां में जोड़ा गया, 78वां में हटाया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया कब? 1978 में। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, लेकिन हटाने की बात कहेगा ना तो 44वां यहाँ हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जैसे सर कौन सा हटाया गया? तो जैसे में देखो प्रति व्यक्ति आय था ना, पर कैपिटा इनकम, यानी आय से अधिक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो उसको इलीगल करार दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? उसको इलीगल कर दिया गया। यानी उसको हटा करके 19 के एफ से हटा करके उसको 300 के ए में कर दिया गया, यानी डाल दिया गया। तो यहाँ पर अगर हटाया गया कब? तो सर 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि व्रजयान संप्रदाय है। व्रजयान संप्रदाय है। ध्यान से देखिए, व्रजयान पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्रजयान संप्रदाय, व्रजयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्त। किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगर पूछे देगा ना कि व्रजयान संप्रदाय का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है। अच्छा सर बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित बताइए ना कुछ विशेष बात। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध का अगर सर गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ देगा ना, जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था सर? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का अगर जन्म पूछ देगा तो 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु अगर पूछ देगा तो 483 ईसा पूर्व। काहे कि देखिए ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। जन्म हुआ 563 में, मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। अब सर मामला फंसता है, जानते हैं सर, हम भूल जाते हैं ना कि अगर जैन धर्म के पूछ देगा ना, जैन धर्म के महावीर का अगर जन्म सर पूछ देता है ना,
मृत्यु, तो मामला फंस जाता है ना कि हम दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं सर। इसका है 540 ईसा पूर्व, इसका 540 ईसा पूर्व, अब मृत्यु कह देगा ना सर तो 468 ईसा पूर्व। अब मामला चला जानते हैं क्या है, दोनों में कंफ्यूजन ईसा पूर्व। अब मामला चला है कि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना सर कि किसका 540 563। तो ध्यान से देखो, अगर गौतम बुद्ध वाला कहेगा तो देखो ऑड वाला है दोनों, गौतम बुद्ध वाला कहेगा तो दोनों ऑड में है। और जबकि महावीर का जन्म पूछ देगा, यानी जैन धर्म के संस्थापक जो थे महावीर, अगर इनका जन्म या मृत्यु कहेगा तो देखिए दोनों इवेन में है, दोनों इवेन में है, अर्थात दोनों सम संख्या में है। और जबकि महात्मा बुद्ध वाला या गौतम बुद्ध वाला किस में है, ऑड में है, यानी विषम में है। समझ गए ना। अब देखिए गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे ना, पहला उपदेश कहां पर दिए थे, सारनाथ में, सारनाथ में, सारनाथ में सर पहला उपदेश दिए थे। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे ना, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और सर्वाधिक अगर पूछेगा ना, स से सर्वाधिक और स से श्रावस्ती, यानी सर्वाधिक गौतम बुद्ध अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, तो गौतम बुद्ध श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नोट डाउन करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आराम से कॉपी पर नोट डाउन करते जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजत रंगेड़ी के लेखक कौन है। अब देखिए रजत रंगेड़ी के लेखक, रजत रंगेड़ी, रजत रंगेड़ी के लेखक कौन है, तो कलहण। कौन है सर, कलहण। रजत रंगेड़ी के लेखक कलहण है। कालिदास पूछेगा, कालिदास किसका है, कालिदास मेघदूत के कौन है, मेघदूत के कालिदास। मेघदूत के अगर पूछेगा कि कौन है, मेघदूत के कालिदास, मेघदूत का कालिदास, यानी मेघदूत का लेखक अगर पूछेगा ना गुरु, मेघदूत का लेखक तो है कालिदास। और है ऑप्शन में, और है कि इस तो भास्कराचार्य का समझ ही रहे हैं कि थे आयुर्वेद से, ठीक है। अब देखिए वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता, रचयिता कौन थे, रचयिता कौन थे, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सर वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत को गाने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात सर 65 सेकेंड, अर्थात सर 65 सेकेंड। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगर कह देगा ना सर कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है सर। इसका रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा सर वंदे मातरम जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वंदे मातरम रिलेटेड इतना क्वेश्चन हो गया। अब आइए एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान क्या है सर, राष्ट्रीय गान जनगण मन। इसके रचयिता कौन है, इसके जनगण मन के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता भी यही है, रामायण के रचयिता भी कौन है, महर्षि वाल्मीकि। अब जनगण मन है ना सर, जनगण मन का गायन समय अगर पूछेगा ना, जनगण मन का गायन समय संक्षिप्त में अगर पूछेगा ना तो कितना होता है, 20 सेकेंड। संक्षिप्त में अगर टाइम पूछ दिया कि जनगण मन का गायन समय संक्षिप्त में कितना होता है, तो जनगण मन का 20 सेकेंड, ठीक है। अच्छा सर इसमें जनगण मन का जो संक्षिप्त टाइम 20 सेकेंड है, तो जनगण मन का संक्षिप्त में कौन सा गाया जाता है, तो सबसे प्रारंभिक यानी शुरू वाला और लास्ट वाला पंक्ति गाया जाता है। ऐसे जनगण मन का गायन समय कितना है, जनगण मन का गायन समय
52 सेकेंड, ठीक है, एग्जैक्ट है। यानी जन गण मन का जो गायन समय ऐसे जनरल पूछ देगा ना कि गायन समय सर जन गण मन का कितना है, तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। यानी जनरली अगर टोटल हम लोग गाएंगे ना, टोटल गाएंगे जन गण मन, तो उसमें 52 सेकेंड लगेगा। अगर शॉर्ट में हम गाएं, संक्षिप्त में, तो उसमें 20 सेकंड लगेगा। अब 20 सेकंड में कौन सा, तो शुरू वाला खाली एक लाइन और अंतिम वाला गाया जाता है 20 सेकंड में। अच्छा सर, एक और जन गण मन का रूल होता है, यूट्यूब वाले भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या रूल होता है कि अगर कहीं भी जन गण मन स्टार्ट हो जाए तो कृपया करके आपको खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, खड़ा हो जाना चाहिए। आइए इसको देखिए, 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में इसको भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया, यानी अपनाया गया। यानी अब मान लिया गया कि हम लोग का भारत का अंगीकार कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को मान लिया गया कि अब राष्ट्रगान हम लोग का जन गण मन होगा। ये सर तो ये बताइए ना कि जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में सरी भी अधिवेशन में, कब, तो 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना सारा क्वेश्चन आप लोग अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा, अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ना दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब कौन थे, तो सूफी संत थे। गालिब कौन थे, तो गालिब गालिब सूफी संत थे। गालिब कौन थे सर, तो सूफी संत थे। अच्छा सर ये तो समझ गए, गालिब सूफी संत थे। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। ये सर एगो मामला हमको नहीं समझ में आ रहा है, हर्षवर्धन आ गया, तो देखिए सर हर्षवर्धन के ही शासनकाल में पांचवी बौद्ध संगति उज्जैन कहाँ हुआ था, उज्जैन में, यानी पांचवी बौद्ध संगति उज्जैन ना, ठीक है, उज्जैन में ही कब हुआ था, पांचवी बौद्ध संगति उज्जैन कनौज में हुआ था। कहां पर, कनौज में, यानी पांचवी बौद्ध संगति कहां हुआ था, कनौज में, ठीक है, कनौज में हुआ था। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा सर ये भी बता दिए, हम लोग तो चौथे बौद्ध संगति तक लुसेंट में पढ़े हैं, लेकिन भाई सब जब डीप स्टडी कीजिएगा ना तब पता चलेगा कि पांचवी बौद्ध संधि भी हुआ था, और किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके, कहां पर, तो कनौज में हुआ था, ठीक है। कनौज कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर यहाँ तक तो बता दिए, लेकिन बताइए ना ये भी कि किसके कहने पर, यानी किसके शासनकाल में सर्वप्रथम ये जो कुंभ मेला का आयोजन होता है ना, तो कुंभ मेला का आयोजन, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त, कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर हर्षवर्धन ने ही शुरू किया था। हर्षवर्धन ने ही शुरू किया था। अच्छा सर यहाँ तक तो बता दिए कि कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष। अब बताइए ना सर कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हरिद्वार हो गया, संगम प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद से नाम चेंज करके क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया। फिर जम्मू कश्मीर में एक जगह है जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, छिप्रा वगैरह नदी के किनारे स्थित है, तो वहां पर भी आयोजन होता है। यानी भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। 4 जगह में प्रत्येक 4-4 साल पर, यानी एक जगह आने में 12 वर्ष लग जाता है।
3 गो के बाद में चौथा पर आएगा स्थान, यानी 3 जगह आयोजन हो जाएगा तो चौथा पर आएगा ना, तो 4 12 वर्ष के बाद आयोजन होता है। इसीलिए कुंभ मेला का आयोजन प्रति 12 वर्ष के बाद आयोजन होता है। ठीक है। किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? ध्यान देना दोस्त, अमरकंटक पूछा है ना, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से सोन और नर्मदा, सोन और नर्मदा नदियां निकलती है। सोन और नर्मदा नदियां निकलती है। ठीक है, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। सर नर्मदा नदी को देखकर कुछ ख्याल आया। देखिए दोस्त, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा सर, गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। और क्या सर? तो जबलपुर के करीब, जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट, कौन घाट? भेड़ाघाट, या वहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी पर ही है। इतना ध्यान दे लीजिएगा। अब सोन नदी सर, सोन नदी क्या है कि ये पटना में सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी में पटना में मिल जाती है। आगे सवाल सर, आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऑप्शन में इसमें है। और ऑप्शन में क्या क्या है सर, गौर फरमाइएगा। ऑप्शन में है ना सर, ऑप्शन में इसके है कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है? देखिए दोस्त, गोदावरी नदी ध्यान से देखिएगा। गोदावरी नदी की अगर लंबाई बात करें ना, गोदावरी नदी के लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर होती है। अच्छा सर, ये तो बता दिए, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। अगर सर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह दे, भारत की सबसे लंबी नहीं दोस्त, दक्षिण भारत की सबसे लंबी कह दे, कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह देवे तो गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है सर? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सर ये तो बता दिए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ देता है सर पेपर में। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है सर? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछ देगा ना तो कृष्णा है। कौन सा है? कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी पूछ देगा ना सर तो कृष्णा नदी है। अब सर ताप्ती नदी पूछता है ना, कि ताप्ती नदी देखिए सर, ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती की नदी के अगर बारे में पूछे ना तो इस सतपुड़ा की चोटी से, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। अच्छा सर, गोदावरी किससे निकलती है? तो त्रयंबकेश्वर कोस्ट में नासिक, यानी नासिक के करीब त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अच्छा सर, ये तो बता दिए। लेकिन सर गुरु जानते हैं दक्षिण भारत की दूसरी नदी हो गया नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और
और ताप्ती। ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। अर्थात सर तब क्या करती हैं, तो ये ज्वारनद मुख होती हैं। क्या होती हैं, ज्वारनद मुख होती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। भारत की 4 नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कौन कौन सा सर, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। भारत की 4 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेरा अगला सवाल कह रहा है कि नाथुल्ला दर्रा पास किस राज्य में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा कहो या पास कहो, बात एक ही है। दर्रा को ही इंग्लिश में पास कहा जाता है, दर्रा को ही इंग्लिश में पास कहा जाता है। तो पूछा है कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, तो देख बाबू, नाथुल्ला दर्रा अगर पूछ दिलो ना, नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, तो नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है, तो सिक्किम में है। नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। अच्छा सर ये तो बता दिए, नाथुल्ला दर्रा हो गया। ऑप्शन में और क्या है सर, तो जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में याद रखना, ध्यान से देखना, जोजिला दर्रा अगर पूछ देगा कि जोजिला दर्रा कहाँ है सर, जोजिला दर्रा कहाँ है सर, जोजिला दर्रा जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा, जोजिला दर्रा, जयलेपला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला, जयलेपला, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये सब सर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को शॉर्ट में जेके से डिनोट कर रहा हूं, जेके माने जम्मू कश्मीर। ये सारा के दर्रा कहाँ है सर, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है सर। और ऑप्शन में है सर, तो जी सर ऑप्शन में है कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश में बड़ा रो रही है, कैसे बड़ा रो रही है, बड़ा लचा, यानी बड़ा लचा अगर कहते ना, बड़ा लचा दर्रा, बड़ा लचा यानी बड़ा लचा दर्रा कह देवे दोस्त, बड़ा शिशिक के रो रही है, यानी बड़ा लचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लचा शिशिक के यानी शिपकिला दर्रा। और क्या सर, बड़ा लचा, शिपकिला, और कह देगा कि रोहतांग दर्रा, फेमस क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा सर। तो ये सब कहाँ हो जाएगा, हिमाचल यानी हिमाचल कहाँ है ये सब, यानी बड़ा लचा दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये सब पूछ देगा कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्त, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे कह रहा है ना सर कि अरुणाचल प्रदेश में, ये सर अरुणाचल प्रदेश में तो बता दीजिए। देख बाबू, यांगयाप दर्रा हो बहु, यांगयाप दर्रा पूछेगा कि कहाँ है, यांगयाप दर्रा अब बोमडीला अगर दर्रा बात करें ना सर, यांगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा कहाँ है सर, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के सर राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अच्छा सर अरुणाचल प्रदेश किस अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, तो सर अगर पूछ देगा ना कि किस देश से सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है ना, म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। ये सर ये तो बता दिए, लेकिन म्यांमार आ गया दोस्त, तो इसका इतिहास थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए म्यांमार के बारे में अगर कहोगे ना, तो म्यांमार के पुराना नाम कह देगा तो बर्मा था। कितना लिखूं हम, ठीक, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार के बर्मा था जब, उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून थी। रंगून से लिया, रंगवा कहाँ से लिया, रंगून से। यानी कहने का मतलब है कि बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर, उसको क्या किया कि 1862 ईस्वी में उसको रंगून में ही मृत्यु हो गया था। यानी 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने क्या किया था कि रंगून में भेज दिया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, बहादुर शाह जफर की। रंगून की कहानी हो गई। रंगवा रंगून से लई तो रंगून शहर पूछ देगा कि किस कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार में। ये सर इतना ही कहानी है, नहीं बाबू, कहानी तो अभी बहुत है, पूरा फिल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर है बाबू, पूरा फिल्म बाकी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सर, भारत के कितना किलोमीटर सीमा म्यांमार से सजा होता है, तो 1643 किलोमीटर।
भारत का 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से सटा है। यानी भारत का 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगता है। ये सर म्यांमार से भारत के लगने वाला राज्य का नाम बताइए ना सर। अरुणाचल प्रदेश। देख बाबू, अरुणाचल कहाँ सर? नागा बाबा से मिले। नागालैंड, कौन लैंड? नागालैंड। अच्छा सर, तब क्या करेंगे? नागालैंड से तो मिल के जानती हो मणिपुर। ठीक, मणिपुर होते हुए अब मिल लेना मिजोरम में। मिजोरम यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार से सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत? यह देखो 1934 के अधिनियम से, 1934 के अधिनियम से और 1935 के अधिनियम से म्यांमार भारत से अलग हुआ और 1936 में म्यांमार का गठन हुआ। म्यांमार के ही 1936 में ही उड़ीसा का भी गठन हुआ था। यानी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे, कहाँ चले गए? हम कहाँ से कहाँ चले गए? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि 4 मीनार कहाँ स्थित है? अरे बाप रे बाप, 4 मीनार कहाँ दोस्त स्थित है? 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। ये सर हैदराबाद का ऑपरेशन कीजिए। देखिए दोस्त, हैदराबाद अगर कहेगा ना तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा सर? तो अगर हैदराबाद पूछे ना कि कहाँ स्थित है तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा सर, ये तो बात समझ गए, लेकिन और बताइए सर। तो हैदराबाद में ही 13 फरवरी 1779 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। कहाँ सर? तो 13 फरवरी 1779 को। कहाँ सर? तो हैदराबाद में ही। ठीक, कहाँ पर? हैदराबाद में ही हुआ था। ये सर तब का होता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। ये सर और सरोजनी नायडू के बारे में बता दीजिएगा। तो हाँ, तो देखिए और क्या हुआ था सर। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्त? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देगा ना तो सरोजनी नायडू। ये सर सरोजनी नायडू के बारे में बस इतना ही है ना दोस्त? इतना ही नहीं है। देखो 1925 के पूछ देगा ना। 1925 के कानपुर अधिवेशन कांग्रेस के 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना दोस्त, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कानपुर के, यानी 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने। ये सर राज्यपाल बनी थी ना, तो एक और क्वेश्चन छोड़ रहे लगता है। नहीं बाबू, देखो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी ना जो सरोजनी नायडू, सर्वप्रथम कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश के दोस्त, यूपी के। यानी यूपी के प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा ना कि सरोजनी नायडू प्रथम बार राज्यपाल कहाँ से बनी थी? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये सर उत्तर प्रदेश आ गया ख्याल। उत्तर प्रदेश में ही, आप ज्यादा नहीं लिखेंगे, तुम लोग बहुत भुलवाते हो। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश के ही सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है। यानी पूछ देगा कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी सर मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो दोस्त। कह रहा है कि डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? डल झील देखो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा सर, डल झील, जितना शेषनाग, बैरीनाग झील, ये सब कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है सर, ये सब तो बता दिए। ठीक है, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा सर, माउंट आबू ऑप्शन में है कि माउंट आबू। देखो माउंट आबू कहाँ है सर? माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में है दोस्त।
राजस्थान में। अगर माउंट आबू का पूछे ना सर, माउंट आबू के बारे में कि सबसे इसकी ऊंची चोटी कौन है, यानी माउंट आबू जो पर्वत है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी के नाम क्या है? माउंट आबू। आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, माउंट आबू के सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा ना तो गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर है माउंट आबू। ये सर एगो सतपुड़ा के नाम सुने हैं, बड़ा कंफ्यूजन आता है दोनों में। तो देख बाबू, सतपुड़ा के कहेगा ना, सतपुड़ा के तो धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़। ये सर कैसे मामला याद करेंगे? तो देख, पूरा पूरा पूरी, यानी पूरी हम धूप में बैठ के ना गढ़ेंगे, पूरी धूप में बैठकर नहीं गढ़ेंगे। यानी सतपुड़ा पर्वत का अगर पूछ देगा ना, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सर, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ है। लेकिन पूछ देगा कि माउंट आबू पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है सर, तो उसका शिखर का क्या नाम है सर? तो गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, माउंट आबू में और क्या है सर? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू में ही दोस्त दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? जैन मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है बाबू? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कब आर दिया हो आज कैमरा मास्टर? नींद नहीं ना लग रहा है? ठीक ठाक हो ना? आओ दोस्त, आओ आओ आओ, आज आओ, रंगे में है, रंग में है दोस्त, आ जाओ। कह रहा है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखो दोस्त, गुलाबी शहर जयपुर को, जयपुर, जयपुर को गुलाबी, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? लखनऊ, लखनऊ लहंगा लहकौआ ना, कैसे है? लहंगा लहकौआ की कैसे? लहंगा लखनऊ का, तो लहंगा लखनऊआ ना, ये लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अगर दोस्त पूछेगा ना कि लखनऊ को किस नाम से जानते हैं, तो नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। यहां तक तो सर ठीक है। अच्छा सर, भोपाल, भोपाल को देखकर क्या ख्याल आया? ऑप्शन में है भोपाल, तो जानते हैं दोस्त, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अरे बहुत फेमस घटना है दोस्त, 3 से 4 दिसंबर, मेरे दोस्त ध्यान से देना, 3 से 4 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। कौन? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, कार्बाइड फैक्ट्री थी। यानी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या हुआ था कि गैस का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारा आदमी मर गए थे। इसलिए यह घटना याद किया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। ये सर, ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में इतना बता दिए, तो सर एक और चीज बता दीजिए ना कि कौन सा गैसवा का रिसाव हुआ था। तो देख चला, अगर पूछ देना कि कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो बताओ दोस्त कि कौन सा गैस का? भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। अच्छा सर, इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो देखो, मिथाइल मर्केप्टन, मिथाइल मर्केप्टन नहीं दोस्त, ये देखो मिथाइल मर्केप्टन वाला नहीं था। मिथाइल यानी एथिल मर्केप्टन को तो एलपीजी गैस में भरा जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। इसमें बताओ कौन सा गैस? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? यानी ये कौन सा? मिथाइल मर्केप्टन, मिथाइल करके ही कुछ हुआ था। मिथाइल मर्केप्टन नहीं था दोस्त, ठीक है, मर्केप्टन नहीं था, ठीक है, मिथाइल मर्केप्टन नहीं था। इसको देख लीजिएगा जरा, ठीक है। यही था भोपाल गैस त्रासदी। कब? तो 3 से 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है सर? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये, अच्छा जी, सिंधु घाटी तो हो गया। कह रहा है कि इंदौर ऑप्शन में है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है।
कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड होने का प्रमाण, डॉकयार्ड होने का प्रमाण सर्वप्रथम ध्यान से देखना, सर्वप्रथम लोथल से सर्वप्रथम प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ये सर ये बात है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड होने का प्रमाण सर्वप्रथम कहां से हुआ था? लोथल से, लोथल से, ठीक है, ठीक, लोथल से हुआ था। अच्छा सर यहां तक तो ठीक है। लोथल में जानते हैं सर और क्या था? लोथल में अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहेगा ना, एकमात्र बंदरगाह कौन था? तो लोथल। कौन था? लोथल। ये सर सबसे ज्यादा फेमस जानते हैं कौन सा क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस क्वेश्चन कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा स्थित है, जिसमें दे देगा लोथल, राखीगढ़ी ऐसे करके। तो ध्यान से देखो दोस्त, राखीगढ़ी का नाम सुने हो ना? राखीगढ़ी आई भी पूछता है कि कहाँ? तो हिसार। कहाँ? हिसार। ये सर हिसार सुने तो HP यानी हिमाचल प्रदेश ना लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्त, हरियाणा। कौन आना? हरियाणा में बाबू, ठीक है, यानी राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है दोस्त। अच्छा सर इसका क्या काम है? तो देखिए यह भारत में स्थित सिंधु घाटी, याद रखना दोस्त, यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल है। अरे दोस्त कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में भी था ना उसका कुछ अंश है। तो अगर पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ना, तो ये मत मार के आ जाना लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात में है, इसको गलत हो जाएगा, ठीक ना दोस्त। इसको मार के आना है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सर कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। अच्छा सर ये तो बता दिए, ठीक है। अच्छा बताओ तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे। ये तो सर सही बात है कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता था। लेकिन पूछता है ना दोस्त, BPSC क्वेश्चन उठाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे उसका नष्ट भ्रष्ट हुआ, यानी उसके पतन का कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण दोस्त पूछा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था बाढ़। क्या था? बाढ़। यानी बाढ़ आया और सारा के सारा आबादी का हो गया कि बालू के टीले में दब गया, यानी पूरा मिट्टी ऊपर से जनता पब्लिक जितना भी था घर सब मकान अंदर धंस गया। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था दोस्त बाढ़। क्या था? बाढ़ था। बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद सेशन, ऐसे ही बने रहिए दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए दोस्त, ठीक, जस्ट अब 2-4 क्वेश्चन आ गया है कि अगर पूछेगा ना कि मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में, यानी मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में क दिन तक, ध्यान से देखना रे गुरु, महाभारत की लड़ाई चूड़ी टूट गई क्या के लड़ाई में? कैमरा मास्टर, महाभारत की लड़ाई क्या याद के लिए है? यानी महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में, कहा गुरु? कुरुक्षेत्र में कुल 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक चला था। ये सर जानते हैं हमारा मामला फंसता है ना कि कुरुक्षेत्र पूछ देगा ना कि कहाँ है, तो हम फंस जाएंगे। देख दोस्त, हरियाणा वाला जो पार्ट है ना, हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। वहां पर सर, वहां पर ध्यान से देखना, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। वहां पर 18 दिन तक महाभारत चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक महाभारत चला था। ये सर, ये तो मामला ठीक है, ये तो समझ गए। महाभारत के बारे में और सर बताइए ना, महाभारत के लेखक जानते हो सर?
यानी महाभारत के अगर रचयिता पूछे ना, रचयिता कौन है, रचयिता तो वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। कौन है बाबू, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता पूछेगा तो वेद व्यास। ये सर महाभारत के और किस भाषा में अनुवाद हुआ था क्या, तो हाँ बाबू देख इन्हें ध्यान से देख, महाभारत के अनुवाद रज्मनामा, रज्मनामा, रज्मनामा। आहा, और सर क्या ख्याल आया, रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से, ये सर कौन भाषा में, फारसी भाषा में। कौन भाषा में सर, फारसी भाषा में। अरे लो सुन रे बाबू, फारसी भाषा में बदायूनी, बदायूनी ने किया था। ले गुरु, अब क्या चाहिए तुमको, यानी रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा कौन सा, तो फारसी का भाषा है। किसका सर, महाभारत का फारसी में किस नाम से हुआ था, तो रज्मनामा से। पेपर के खोपड़ी में छेद कर दोगे, पेपर में आया हुआ सवाल है कि महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में नाम क्या है, तो रज्मनामा। क्या है, रज्मनामा। अच्छा सर, बदायूनी किसके समकालीन था, किसके समकालीन था, तो ध्यान से देखना दोस्त, यह अकबर के समकालीन था, अकबर के समकालीन था, अकबर के समकालीन था। ये सर अकबर आ गया, और कुछ बताइए ना अकबर के बारे में। देखिए सर, अकबर दिल्ली मुगल वंश का ऐसा शासक था, यानी मुगल वंश का ऐसा शासक था अकबर, जो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ा था, सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ा था। ये सर मामला तो नहीं समझे कि अनपढ़ व्यक्ति कैसे सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ सकता है, तो देखो वो अपने दरबार में जो विद्वान रखता था ना कवि, तो वो सब इसको उच्चारण कर करके पढ़ाते थे, उच्चारण कर करके पढ़ाते थे। जैसे बाबा कैसे पाठ जपलन, वैसा ही नहीं पढ़ा आदमी सुनता है, तो सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ने वाला था, यानी सुनने वाला था। कौन सा, तो अकबर। कौन, अकबर। तो पूछ देगा कि बदायूनी किसके समकालीन था दोस्त, अकबर के समकालीन था। ये सर ही तो बता दिए। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था सर, महाभारत का प्राचीन नाम, पेपर के कई बार क्वेश्चन है कि महाभारत का पहले किस नाम से था, प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता। क्या था, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम अगर पूछ देगा ना सर, प्राचीन या पुराना नाम, पुराना नाम, तो कह देगा ना तो जय संहिता है। क्या है सर, जय संहिता। कोई दिक्कत दोस्त, इतना डिस्कस हुआ, कहीं दिक्कत। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस 2-4 क्वेश्चन और है। देखिए कह रहा है ना कि योग दर्शन, अरे एक और है, ये तो हो गया। योग दर्शन के संस्थापक सर, लो योग दर्शन, योग दर्शन के संस्थापक, योग दर्शन के संस्थापक, योग दर्शन के संस्थापक पूछ देगा ना दोस्त, तो कौन था, पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि, बाप रे बाप, पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के। ये सर न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के बताइए ना सर, गौतमी। न्याय दर्शन के कह देगा तो गौतमी। योग दर्शन के, ये सर सांख्य दर्शन के बताइए ना, सांख्य दर्शन के कह देगा ना दोस्त, तो कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, जो उत्तरी बिहार है ना बाबू, उसका प्राचीन नाम जानते हो क्या था, प्राचीन नाम वजी था। व आधा ज अजी, वजी, वजी था। उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्त, वजी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वजी था। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो देखो पहला दोस्त कहाँ हुआ था, तो पहला कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। तो ये पूछा है द्वितीय कहाँ हुआ था, तो द्वितीय देखो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तो दूसरा वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। गौर फरमाइएगा दोस्त। देखो अब हम कहे ना इसका ऑपरेशन कर दें कि चारों बौद्ध संगति कब कब हुआ था, चारों बौद्ध संगति कब कब किसके किसके शासन काल में हुआ था। ध्यान से समझना दोस्त, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति, फर्स्ट बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब ध्यान से देखना कहाँ, किसके शासन काल में, किसके शासन काल में। ठीक है दोस्त, पहला पूछेगा ना कि पहला बौद्ध संगति कहाँ, तो पहला राजगिरी और दूसरा सर वैशाली, दूसरा वैशाली। ये सर तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र
अच्छा सर ये तो बता दिए पाटलिपुत्र। ये सर ये तो बताइए पाटलिपुत्र। ये सर ये तो बताइए कि चौथा कहाँ हुआ था बाबू? तो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर। ठीक है सर, यहाँ तक तो बता दिए, लेकिन कब कब हुआ था ये भी तो बताइए। ये नहीं बताइएगा कि कब हुआ था। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, तो कब कब हुआ था पूछ देगा ना। तो देखो 483, एकदम ध्यान से देखो 483 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्त, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व आ ईस्वी के प्रथम शताब्दी, ईस्वी के प्रथम शताब्दी। अगर सर शताब्दी में भी पूछ देना तो लड़खड़ा जाइएगा। 72 ईस्वी के करीब, 72 ईस्वी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। ए सर किसके शासनकाल में? तो देखो अजात शत्रु काल, अशोक, अशोक कनिष्क, यानी पहला जो कहेगा ना तो अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अच्छा सर अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है?